हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं इस चैप्टर का कार्नोट इंजन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा लेंथी है, तो पेशेंस बनाए रखिए प्लीज़। आपको समझ ज़रूर आएगा अच्छे से। बिल्कुल सब कुछ टेक्स्ट डेरिवेशन पार्ट मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आपको साथ के साथ नोट करना है। तो वंस अगेन स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि लंबा टॉपिक है तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखिए और जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ उसको साथ के साथ नोट करते जाइए। तो टॉपिक का नाम है कार्नोट इंजन और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके, तो कार्नोट इंजन क्या है? हमने इससे पहले हीट इंजन पढ़ा था, तो ये भी एक हीट इंजन है जो कि रिवर्सिबल है। ओके, it is an ideal reversible heat engine. It is an ideal reversible heat engine which operates between two temperatures T1 and T2, which operates between two temperatures T1 and T2। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में पहले एक सोर्स है हाई टेम्परेचर T1 पर, एक सिंक है लो टेम्परेचर T2 पर और बीच में एक इंसुलेटिंग स्टैंड है या इंसुलेटिंग पैड भी कह सकते हो आप। और यहाँ एक सिलेंडर है, सिलेंडर का ये पिस्टन है, पिस्टन फ्रिक्शनलेस है। ओके, और पिस्टन के अंदर एक परफेक्ट गैस वर्किंग सब्सटेंस के लिए है। यहां पर क्या है? वर्किंग सब्सटेंस। और वर्किंग सब्सटेंस क्या है? एक परफेक्ट गैस यानी आइडियल गैस। इस सिलेंडर का ये पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है और ये दोनों साइड्स लेफ्ट और राइट साइड भी नॉन कंडक्टिंग है। सिर्फ जो ये बेस है इस सिलेंडर का इस सिलेंडर का सिर्फ बेस कंडक्टिंग है ये। ओके, सिलेंडर का लेफ्ट और राइट साइड नॉन कंडक्टिंग है, ये पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है, सिर्फ ये बेस कंडक्टिंग है। यानी सिलेंडर हीट एक्सचेंज सिर्फ बेस के थ्रू कर सकता है। ओके, तो अगेन चार पार्ट हैं: सोर्स एट हाई टेम्परेचर T1, सिंक एट लो टेम्परेचर T2, ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है यानी इसमें से हीट पास नहीं हो सकती, और फोर्थ ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ये, और सिलेंडर के अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस है जो कि एक परफेक्ट गैस है। सिलेंडर की साइड्स और पिस्टन नॉन कंडक्टिंग है, बेस कंडक्टिंग है। ओके, तो यानी अगर आप सिलेंडर को इस इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दो, यानी इसका बेस इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर आ जाए, तो साइड्स तो ये है ही नॉन कंडक्टिंग, पिस्टन नॉन कंडक्टिंग है, ये भी नॉन कंडक्टिंग, तो ये पूरी तरह से इंसुलेटेड हो जाएगा सिलेंडर। यानी ये फिर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं कर पाएगा अगर इस सिलेंडर को मैं इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखूं। लेकिन अगर इसको मैं सोर्स पे रखूं, इसके बेस को, तो सोर्स से हीट गेन कर सकता है। अगर मैं इस सिलेंडर को सिंक पे रख दूं, यानी बेस ऑफ सिलेंडर को मैं सिंक के ऊपर रखूं, तो सिंक में ये हीट रिजेक्ट कर सकता है। ओके, तो ये है कंस्ट्रक्शन। अब मैं वन बाय वन लिखता हूं कंस्ट्रक्शन के कंपोनेंट। तो नंबर 1 है सोर्स। तो सोर्स क्या है? एक हीट रिजर्वायर है एट ए हाई टेम्परेचर T1। इट इज ए heat reservoir
at high temperature T1. Okay. It supplies heat to the working substance. It supplies heat to the working substance and has infinite थर्मल कैपेसिटी। इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप सोर्स में से कुछ भी हीट ऐड करते हैं या उसमें से कुछ हीट लेते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ओके, जैसे कि आप एक बहुत बड़े पानी के तालाब से कुछ पानी निकाल लेते हैं या उसमें थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं तो उसका जो लेवल है वाटर का वो चेंज नहीं होता है। ओके, सेकंड कंपोनेंट है सिंक। तो ये भी एक हीट रिजर्वोयर है एट ए लो टेम्परेचर T2। It is a heat reservoir at low temperature T2. At low temperature T2, it also has infinite thermal capacity and any amount of heat can be rejected to it without changing its temperature. It also has infinite thermal capacity and any amount of heat can be rejected to it. Any amount of heat can be rejected to it without changing its temperature. Without changing its temperature. Number 3, insulating स्टैंड या फिर इंसुलेटिंग स्टैंड से पहले हम वर्किंग सब्सटेंस को एक्सप्लेन कर देते हैं, लास्ट में स्टैंड के बारे में बात करेंगे। तो नंबर 3 है वर्किंग सब्सटेंस। ओके, तो वर्किंग सब्सटेंस क्या है? ए सिलेंडर विथ इंसुलेटेड साइड्स क्या है? इंसुलेटेड है। पिस्टन भी क्या है? इंसुलेटिंग है ना। ए सिलेंडर विद इंसुलेटेड साइड्स एंड कंडक्टिंग बेस। ए सिलेंडर विद insulated sides and conducting base। बेस कंडक्टर है, साइड्स क्या है? नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटेड है। ओके, कंटेन्स परफेक्ट गैस एज ए वर्किंग सब्सटेंस। कंटेन्स perfect gas as a working substance. Okay, the cylinder is fitted with a perfectly insulated and frictionless piston.
the cylinder is fitted with a perfectly insulated and frictionless piston। ओके, तो ये है स्टूडेंट्स वर्किंग सब्सटेंस के बारे में। एंड फोर्थ पार्ट है फिर इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड, तो इंसुलेटिंग स्टैंड क्या है? परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि सिलेंडर के लिए स्टैंड का काम करता है। तो इट इज ए परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म विच एक्ट्स एज ए स्टैंड फॉर द सिलेंडर। इट इज ए perfectly non-conducting platform which acts as a stand for the cylinder। स्टूडेंट, सिलेंडर का पिस्टन और लेफ्ट और राइट साइड ये सब क्या है? नॉन कंडक्टिंग। तो बेस कंडक्टिंग है, लेकिन उसको भी अगर इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखोगे तो वो भी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो सिस्टम क्या, तो सिलेंडर क्या होगा आपका? परफेक्टली इंसुलेटेड हो जाएगा। तो व्हेन बेस ऑफ सिलेंडर इज केप्ट ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, व्हेन बेस ऑफ cylinder is kept on insulating stand, cylinder becomes perfectly insulated। cylinder becomes perfectly insulated। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कार्नोट इंजन। ओके, अब हम वर्किंग डिस्कस करेंगे इसकी। तो वर्किंग, कार्नोट इंजन के वन साइकिल में 4 अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, जिसमें से 2 आइसोथर्मल होते हैं, 2 एडियाबैटिक। सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। और इस पूरे साइकिल को कहते हैं कार्नोट साइकिल। तो मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं, पूरे को इरेज कर देता हूं क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है तो मुझे जरूरत पड़ेगी स्पेस की। तो हमारा ये टॉपिक कार्नोट इंजन चल रहा है, तो इसमें नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं? इस टॉपिक में वर्किंग डिस्कस करने वाले हैं, वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन। ओके, तो इसमें कार्नोट साइकिल है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के लिए। कार्नोट साइकिल, मान लीजिए यहां पॉइंट ए से शुरू होता है, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1।
तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन कैसे होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम हो जाएगा। पॉइंट बी तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। मान लीजिए प्रेशर P2 चेंज हो गया, वॉल्यूम V2। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर सेम रहेगा T1। तो ये A से B ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ए बी क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर उसके बाद बी से सी ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक में बाहर से कोई हीट ना तो ली जाती है ना दी जाती है, तो इसलिए टेम्परेचर चेंज होगा। तो मान लीजिए प्रेशर P3 हो गया, वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर T2 हो गया पॉइंट C पर। अब C से वापस आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आइसोथर्मल है अगर, तो टेम्परेचर तो वही T2 रहेगा। मान लीजिए पॉइंट D है आपका, कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ के V4 हो गया, प्रेशर मान लीजिए P4 हो गया। तो A से B, B से C, C से D, और फिर आपने प्रेशर मान लीजिए वापस P1 कर दिया। तो मैंने क्या लिखवाया आपको? ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल इंजन है ना, रिवर्सिबल है। तो अगर प्रेशर P4 से P1 कर दिया तो वॉल्यूम V1 हो जाएगा और टेम्परेचर T1 हो जाएगा। तो ये फिर क्या है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। D से A ये क्या है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, तो ए भी रिप्रेजेंट करता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बी सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सी डी आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड डी ए एडियाबैटिक कंप्रेशन। और इस पूरे को हम कहते हैं, इस साइकिल को, कार्नोट साइकिल। तो अब हम चारों प्रोसेसेस को, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर टोटल वर्क डन निकाल लेंगे कितना होगा इस पूरे साइकिल में, और फिर एफिशिएंसी निकालेंगे कार्नोट इंजन की। अब ये शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहता हूं। इसी चैप्टर में आपने पढ़ा था वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मैं आपको कहूंगा एक बार आप उसका रिजल्ट देख लीजिए क्या था। आइसोथर्मल प्रोसेस में था nRT log V2/V1, और एडियाबैटिक में था nR/γ-1 इंटू T1-T2। ओके, तो वो रिजल्ट हम यहां पर डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर 1, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जो आपने डायग्राम बनाया हुआ है कंस्ट्रक्शन का, उसमें सोर्स है, सिंक है, वर्किंग सब्सटेंस है और इंसुलेटिंग स्टैंड है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, वर्किंग सब्सटेंस यानी सिलेंडर को उठा के सोर्स पे रख दीजिए। तो क्या होगा? अगर सिलेंडर को उठा के सोर्स पे रखेंगे, जो हाई टेम्परेचर T1 पर है सोर्स, तो वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तब तक करेगा जब तक वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर भी T1 ना हो जाए। अब आप मान लीजिए प्रेशर को डिक्रीज होने देते हैं P1 से P2। अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। अब जब गैस एक्सपेंड होती है तो क्या होता है? कूलिंग। लेकिन कूलिंग होगी तो क्या होगा? साथ के साथ वो सोर्स से हीट थ्रू द बेस एब्जॉर्ब करता रहेगा, कूलिंग होगी ही नहीं। ओके, तो इस तरह से कांस्टेंट टेम्परेचर पर T1 पर एक्सपेंशन होगा वॉल्यूम V1 से V2, और इसको हम कहेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन।
तो यहां लिखते हैं हम द सिलेंडर कंटेनिंग आइडियल गैस या परफेक्ट गैस, जो भी आप लिखना चाहें, कंटेनिंग आइडियल गैस एज वर्किंग सब्सटेंस is placed on the source of temperature T1 is placed on the source of temperature T1. तो working substance will absorb heat energy from the source till its temperature becomes equal to T1. The working substance will absorb heat energy from the source till its temperature becomes T1. स्टूडेंट मैं टेम्परेचर को ऐसे टेम्प डॉट लगाकर भी लिख देता हूं, इसका मतलब है टेम्परेचर. ओके, द वर्किंग सब्सटेंस विल अब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टिल इट्स टेम्परेचर बिकम्स T1. नाउ इफ द प्रेशर इज अलाउड टू डिक्रीज from P1 to P2, gas will expand at constant temperature T1. Now, if the pressure is allowed to decrease from P1 to P2, from P1 to P2, gas will expand at constant temperature T1. तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा. इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम V1 to V2, देन वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस, इफ वॉल्यूम increases from V1 to V2, then work done by working substance is W1 equal to nRT1 log V2 by V1 टू द बेस ई. इक्वेशन 1 लिख दिया मैंने इसको. यही था आपका वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का जो डेरिवेशन का रिजल्ट था. एन क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस. आर गैस कांस्टेंट, T1 टेम्परेचर, V1 V2 वॉल्यूम. अब मान लीजिए जो सोर्स से हीट एब्जॉर्ब की है वर्किंग सब्सटेंस ने वो Q1 है. इफ Q1 is amount of heat absorbed from source then, अगर जो सोर्स से हीट एब्जॉर्ब की है वर्किंग सब्सटेंस ने वो Q1 है, then W1 will be equal to Q1.
क्यों? आपने एक टॉपिक पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, इसी चैप्टर में पढ़ा है। तो वहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। तो इसलिए जितना भी आपने हीट एब्जॉर्ब किया वो वर्क डन में यूज हो गया। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में Q1 इक्वल टू W1, ये ध्यान रखिए क्योंकि हम ये यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, अब आप सिलेंडर को उठाकर इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख देंगे। अगर सिलेंडर को इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखेंगे तो सिलेंडर क्या हो जाएगा, हर तरफ से परफेक्टली इंसुलेटेड, नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा, कंडक्ट नहीं कर पाएगा हीट। तो अब अगर आप प्रेशर को फर्दर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और इसको हम कहेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो क्या होगा, वर्क डन होता है P इंटू वी। वो वर्क डन कहां से होगा, वो होगा एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, यानी गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा, T1 से T2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नंबर 2, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यानी जो BC है। Place the cylinder on the insulating stand. Place the cylinder on insulating stand Place the cylinder on the insulating stand. The working substance will be perfectly insulated एंड स्टूडेंट, मैं अब इसको डायग्राम को इरेज कर रहा हूं। आपने अपनी नोटबुक में आई होप बना लिया होगा, नहीं बनाया है तो वीडियो को पॉज करके पहले ये डायग्राम बनाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आगे जो मैं लिखूंगा वो आपको समझ नहीं आएगा। एंड it cannot exchange heat with the surroundings। अब ये हीट एक्सचेंज नहीं कर पाएगा सराउंडिंग के साथ क्योंकि बेस जो कंडक्टिंग था वो इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर है। ओके, इफ वी अलाउ द प्रेशर टू डिक्रीज फ्रॉम P2 to P3, gas will expand under adiabatic conditions. If we allow the pressure to decrease from P2 to P3, gas will expand under adiabatic conditions। ओके, तो टेम्परेचर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेट T2 इज द फाइनल टेम्परेचर, सो गैस विल एक्सपेंड अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। और वॉल्यूम क्या हुआ था चेंज, V2 से V3 अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस फ्रॉम V2 टू V3। ये लिख देते हैं हम यहां साथ में, फ्रॉम
V2 to V3, let T2 is फाइनल टेम्परेचर। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस स्टूडेंट आपने कैलकुलेट किया था, इसको मैं W2 लिख देता हूं, ये था NR बाय गैमा -1 इंटू T1 माइनस T2। लेट ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, गामा आपका Cp बाय Cv था। तो उसके बाद क्या है, C से D आइसोथर्मल कंप्रेशन, कार्नोट साइकिल आप देखिए डायग्राम। तो नंबर 3 पर है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो अब क्या करना है, अब सिलेंडर को जो इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा था आपने एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए, वहां से उठाकर सिंक के ऊपर रख दीजिए। सिलेंडर इज प्लेस्ड ओवर द सिंक। नाउ सिलेंडर is placed on the sink। अब प्रेशर आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है P3 से P4, ओके, एंड प्रेशर ऑन द पिस्टन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम P3 टू P4 एंड प्रेशर ऑन द पिस्टन is increased from P3 to P4। तो जब आप गैस को कंप्रेस करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, लेकिन टेम्परेचर यहां नहीं बढ़ेगा। गैस क्या करेगी, सिंक जो कि टेम्परेचर T2 पर है उसको हीट रिजेक्ट कर देगी, हीट लूज करेगी। ओके, प्रेशर ऑन द पिस्टन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम P3 टू P4। Due to compression, working substance will lose heat to the sink. Due to compression, working substance will lose हीट। मान लीजिए Q2 हीट लूज करेगा, विल लूज हीट टू द सिंक। तो इस तरह से जो भी कंप्रेशन होगा वो क्या होगा, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर होगा। तो ये क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन टू द सिंक एंड गैस विल कंप्रेस एंड गैस विल कंप्रेस from V3 to V4 at constant temperature T2, at constant temperature T2। तो ये क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो इसमें वर्क डन क्या होगा, तो मैं इसके लिए इसको इरेज कर देता हूं यहां से। तो इसमें मान लीजिए वर्क डन आइसोथर्मल कंप्रेशन में W3 होगा, तो ये होगा nRT2, क्योंकि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन टेम्परेचर T2 पर हो रहा है। nRT2 log V4 by V3 to the base E। nRT2 log V4 by V3 to the base E। okay, एंड वेल लेट ये इक्वेशन नंबर 3 है। फिर उसके बाद लास्ट क्या बचता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो नंबर 4 एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो D से A जो है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो अब क्या करना है,
फिर से सिलेंडर को उठाकर इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखना है और प्रेशर को इंक्रीज करना है P4 से P1। तो क्योंकि ये रिवर्सिबल साइकिल है तो वॉल्यूम V1 हो जाएगा और टेम्परेचर T1 हो जाएगा। ओके, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में फाइनली द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन, फाइनली the cylinder is placed on insulating stand। फिर से insulating stand के ऊपर रख दिया and pressure on the piston is increased from P4 to P1 and pressure on piston is increased from P4 to P1। P4 से P1 इंक्रीज कर दिया। The working substance will be adiabatically compressed from V4 to V1 and temperature will change from T2 to T1। The working substance will be adiabatically compressed from V4 to V1, from V4 to V1 and temperature will become from T2 to T1। तो इसमें वर्क डन क्या होगा, NR बाय गैमा -1 T2 माइनस T1, ये हो जाएगा वर्क डन। ओके, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं -NR बाय गामा -1 T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 लेट, ये है इक्वेशन नंबर 4। तो हमने जो चारों पार्ट है एक कंप्लीट साइकिल के उसमें वर्क डन निकाल दिया। तो नेट वर्क डन इन कार्नोट साइकिल क्या होगा, नेट वर्क डन इन कार्नोट साइकिल W, ये होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W1 क्या था आपका, W1 था आपका nRT1 log V2 बाय V1, nRT1 log V2 बाय V1 टू द बेस E। W2 क्या है, ये रहा NR बाय गामा -1 T1 माइनस T2, NR बाय गैमा -1 T1 माइनस T2 प्लस W3, ये रही वैल्यू nRT2 log V4 बाय V3 टू द बेस E, और ये W4 ये रहा माइनस NR बाय गामा -1 T1 माइनस T2। अब ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएंगी क्योंकि सेम है, एक प्लस है और एक माइनस है। अब मैं ये इरेज कर लेता हूं पूरा। तो स्टूडेंट मेरे पास W बच गया यहां से nRT1 log V2 बाय V1
टू द बेस ई प्लस nRT2 log V4 बाई V3 टू द बेस ई। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि log x बाई वाई है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log ऑफ y बाई एक्स की पावर -1। और आपने पढ़ा था log m की पावर n क्या होता है, n log m, ओके, यानी माइनस log y बाई एक्स। तो यानी log x बाई वाई इक्वल टू माइनस log y बाई एक्स। तो मैं ये यहां लगाने वाला हूं, तो W हो जाएगा आपका nRT1 log V2 बाई V1 टू द बेस ई। और ये log V4 बाई V3 को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ log V3 बाई V4। तो माइनस nRT2 log V4 बाई V3 की जगह V3 बाई V4 टू द बेस ई। log x बाई वाई इक्वल टू माइनस log y बाई एक्स। तो log V4 बाई V3 इक्वल टू माइनस log V3 बाई V4। ओके, तो ये मेरी इक्वेशन है। वेल यहां तक मैंने इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख देता हूं। अब आपके पास जो कार्नोट साइकिल है उसमें BC क्या है, एडियाबैटिक है, और AD क्या है, एडियाबैटिक है। ये इक्वेशन नंबर 5 है। इन कार्नोट साइकिल BC एंड AD आर एडियाबैटिक्स। और एडियाबैटिक के लिए आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, TV रेज टू पावर गामा -1 इज कांस्टेंट फॉर एडियाबैटिक। TV रेज टू पावर गामा -1 इज कांस्टेंट, ये आपने पढ़ा था। तो BC के बारे में हम बात करते हैं पहले। BC के पॉइंट B पर टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V2 है की पावर गामा -1 इक्वल टू पॉइंट C पर टेम्परेचर T2 है, वॉल्यूम V3 है, गामा -1। लेट ये इक्वेशन नंबर 6 है। और इसी तरह से AD पर तो पॉइंट A पर टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है, पावर गामा -1। D पर टेम्परेचर T2 है, वॉल्यूम V4 है, पावर गामा -1। क्योंकि TV रेज टू पावर गामा -1 का क्या मतलब है, इसका मतलब है T1 V1 पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 पावर गामा -1। यानी दोनों एडियाबैटिक के एंड पॉइंट पर जो वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यूज है, उससे ये इक्वेशन होगी। ओके, तो BC के लिए पॉइंट B पर टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V2 है, तो इसलिए पावर गामा -1 इक्वल टू पॉइंट C पर टेम्परेचर T2 है, वॉल्यूम V3 है, तो T2 V3 पावर गामा -1। इसी तरह AD पर पॉइंट A पर टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है, और पॉइंट D पर टेम्परेचर T2 वॉल्यूम V4। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 6 को 7 से डिवाइड कर देता हूं। तो T1 V2 रेज टू पावर गामा -1 बाई T1 V1 रेज टू पावर गामा -1 इज T2 V3 रेज टू पावर गामा -1 बाई T2 V4 रेज टू पावर गामा -1। T1 कैंसल, T2 कैंसल, गामा -1 पावर अगर दोनों तरफ हम हटाएंगे तो क्या आएगा, V2 बाई V1 इज V3 बाई V4। ये V3 बाई V4 की वैल्यू मैं इक्वेशन 5 में रख देता हूं। पुट इन 5। तो मैं इक्वेशन नंबर 5 में अगर रखता हूं तो ये आ जाता है इक्वेशन 5 से W इक्वल टू
nRT1 log V2 by V1 to the base E minus nRT2 log V3 by V4। V3 by V4 किसके इक्वल है? V2 by V1 के। तो V2 by V1 to the base E, तो W इक्वल टू nRT1 minus T2 log V2 by V1 to the base E। लेट ये इक्वेशन नंबर 8 है। तो nR और log V2 by V1 कॉमन ले लिया, तो इधर बचेगा T1 माइनस इधर बचेगा T2। तो ये आ गया नेट वर्क डन। अब क्या करना है? एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी क्या होती है? ईटा इक्वल टू W बाय Q1। एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू W बाय Q1। नेट वर्क डन डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड Q1, सोर्स से Q1 हीट एब्जॉर्ब की थी, तो ये है nRT1 माइनस T2 log V2 बाय V1 डिवाइड बाय Q1। स्टूडेंट Q1 किसके इक्वल है? सबसे पहले हमने जो पार्ट किया है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वहां हमने लिखा है W1 इक्वल टू Q1, यानी Q1 किसके इक्वल है? W1 के। और W1 की वैल्यू क्या है? nRT1 log V2 बाय V1। तो nR कैंसल, log V2 बाय V1 कैंसल। जो हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया है पार्ट, उसमें लिखा था स्टूडेंट हमने W1 इक्वल टू Q1। जो आपकी इक्वेशन 1 है आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में, उसके नीचे ही लिखा हुआ है। ओके, तो Q1 की बजाय क्या आएगा? W1 आएगा। W1 की वैल्यू ये है, तो ये यहां से ईटा आ गया T1 माइनस T2 बाई T1, तो ये हो गया 1 माइनस T2 बाई T1। लेट ये है इक्वेशन नंबर 9। तो यहां से आपको पता चलता है कि जो एफिशिएंसी है वो वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1 और टेम्परेचर ऑफ सिंक T2 पर डिपेंड करती है सिर्फ। ओके, फ्रॉम, या फिर ये हम बाद में लिखेंगे। पहले एक चीज और, आपने हीट इंजन पढ़ा है, उसमें हीट इंजन में एफिशिएंसी क्या था? 1 माइनस Q2 बाई Q1, क्योंकि जो वर्क डन था W वो क्या है? Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। कार्नोट साइकिल है इस इंजन में, और एक साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। आपने टॉपिक पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, तो उसमें एक केस था साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? जितना भी आपने हीट दिया वो वर्क डन में यूज हो जाएगा। तो नेट हीट आपने कितनी दी? Q1 माइनस Q2, तो वो वर्क डन के इक्वल होगी। तो एफिशिएंसी आपका है W बाय Q1, तो Q1 माइनस Q2 बाय Q1, तो 1 माइनस Q2 बाय Q1। लेट ये इक्वेशन 10 है। तो फ्रॉम 9 एंड 10 T2 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई Q1, T2 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई Q1। दैट मीन्स Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई T2 फॉर ए कार्नोट साइकिल। तो यानी एक कार्नोट साइकिल में Q1 बाई T1 विल बी इक्वल टू Q2 बाई T2। और अब हम ये लिखेंगे दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 efficiency of Carnot engine depends only on temperature of source and sink and is independent of nature of working substance. From equation 9 efficiency of Carnot engine
depends only on temperature of source and sink, temperature of source and sink, and is independent of nature of working substance, working सब्सटेंस। स्टूडेंट इसमें ये जो नेटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 है आपका इक्वेशन नंबर 9, तो जब न्यूमेरिकल में यूज करोगे तो T1 T2 आपके केल्विन में होंगे। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो पहले आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेना उसको। ओके, वेल इक्वेशन नंबर 9 में अगर T2 0 हो जाए तो ईटा क्या हो जाएगा 1, यानी 100%। और ये क्या मैंने अभी बताया आपको केल्विन में, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन विल बी 100%। सो इफ T2 इक्वल टू 0 ईटा विल बी 100%। तो स्टूडेंट ये था आपका टॉपिक कार्नोट इंजन। नेक्स्ट क्लास में हम कार्नोट इंजन के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कार्नोट थ्योरम। तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्नोट इंजन, तो इसको आप अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कीजिए तब तक। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।